हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मनी टॉक्स। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाली और भी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के ऊपर डिटेल फंडामेंटल्स देखेंगे कंपनी के पास कौन सी ब्रांड्स है, कंपनी की वैल्यूएशंस क्या है, कंपनी की एफिशिएंसी कैसी है, कंपनी के कौन से इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो कंपनी निकाल रही है। ये सब चीज़ हम डिटेल में देखेंगे। उससे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप ये वीडियो को ज़रूर देखना। आपको शेयर का नाम देखने से कुछ भी सीखने नहीं मिलेगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपको एक कंपनी के बारे में पूरा आइडिया आएगा कि हाँ, कंपनी का एनालिसिस कैसे करते हैं, कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो आप जब ये चीज़ें देखोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, मुझे शेयर को कितने पीरियड तक होल्ड करना है, कितने टाइम तक मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। अगर गिरावट होती है तो क्या मुझे ये शेयर ख़रीदना है, नहीं ख़रीदना है। सो वो चीज़ एक आपको अच्छा इन्वेस्टर बनाएगी, ना कि आपने एक नाम देखा और चलो हाँ, पूरी दुनिया ये ख़रीद रही है, मैं भी ये ख़रीद लेता हूँ। उससे आपको कुछ भी सीखने नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मार्केट क्रैश होता है ना 20, 30, 40, 50, 60% कोई लिमिट नहीं मार्केट क्रैश होने की। और वो टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका नॉलेज। सो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखोगे और आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग हिस्ट्री की, जैसा कि आप सबको पता है कि ब्रिटानिया इंडस्ट्री एक बहुत ही रेप्यूटेड और पॉपुलर कंपनी है जिसको 100 ईयर्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं अपना बिजनेस करते हुए। कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग हिस्ट्री हमेशा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग हिस्ट्री पे फोकस करोगे उतना आपको पता चलेगा कंपनी कितनी सक्सेसफुल है, कितनी एक्सपीरियंस है, कंपनी के पीछे कितनी कंट्रोवर्सीज़ है। ये सब चीज़ आपको पता चलेगी। अगर हम बात करें तो 5 मिलियन रिटेल आउटलेट्स हैं जिसमें ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। 50% से ज़्यादा इंडियन होम्स में ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम उसके डेयरी बिजनेस की बात करें तो अराउंड 5% कंट्रीब्यूट करता है टोटल रेवेन्यू में। ब्रिटानिया ब्रांड की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट ब्रांड है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। और अगर हम देखें कि मोस्ट ट्रस्टेड, वैल्यूएबल एंड पॉपुलर ब्रांड में से आती है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़। उसके बाद हम देख लेते हैं ब्रिटानिया की कौन सी ब्रांड्स है और कौन से सेगमेंट्स में कंपनी काम कर रही है। अगर हम बात करें तो बिस्किट, ब्रेड्स, डेयरी, केक्स, रस्क, क्रॉसेंट एंड क्रीम वेफर्स जैसे सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है। चलिए देख लेते हैं इन सब ब्रांड्स का जस्ट एक ओवरव्यू देख लेते हैं, कौन सी पॉपुलर ब्रांड्स है और कंपनी क्या प्रोडक्ट सेल कर रही है। अगर हम बिस्किट सेक्शन की बात करें तो गुड डे, मैरीगोल्ड, न्यूट्री चॉइस, बर्बन, लिटिल हार्ट्स, क्रैक जैक एंड जिम जैम जैसे कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम ब्रेड्स की बात करें तो डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ ब्रेड्स है जैसे कि फ्रूट ब्रेड, बर्गर बन, सैंडविचेस ब्रेड, होल व्हीट, मल्टीग्रेन जैसी प्रोडक्ट्स। अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स में बात करें तो क्रीम चीज़ स्लाइसेस, क्रीम चीज़, स्प्रेड चीज़, मिल्क शेक एंड थिक शेक और दही जैसे प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद अगर हम केक में बात करें तो केक्स, मफ़िन्स, रोल्स जैसे कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं। उसके बाद अगर हम रस्क सेक्शन की बात करें तो टोस्ट में अगर डिफरेंट वैराइटीज़ है जैसे कि मल्टीग्रेन हो गया, मिल्क बेस्ड हो गया, क्रोसेंट में 2 प्रोडक्ट्स है कंपनी के पास और क्रीम वेफर्स में डिफरेंट वैराइटीज़ के फ्लेवर्स हैं। उसके बाद देख लेते हैं कंपनी को अभी तक कितने अवार्ड्स मिले हैं। ये अवार्ड्स देखने का जस्ट एक आइडिया आ जाता है कि हमें कंपनी ओवरऑल कैसा परफॉर्मेंस है कंपनी का। इससे ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि हाँ, ये कंपनी इतनी अच्छी है। जस्ट एक आइडिया आ जाता है कि हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी को क्या क्या चीज़ में अवार्ड्स मिले, यानी कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि फूड सेफ्टी अवार्ड कंपनी को मिला है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो एंड टू कस्टमर सॉल्यूशन एक्सीलेंस अवार्ड मिला है कंपनी को। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अवार्ड कंपनी को मिला है। बेस्ट बेकरी सप्लायर अवार्ड मिला है कंपनी को। ओवरऑल इससे ये आइडिया आ जाता है कि हाँ, कंपनी कहीं ना कहीं अपने हर सेगमेंट में बहुत एफिशिएंटली परफॉर्म कर रही है। चलिए देख लेते हैं कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है। अगर हम बात करें तो कंपनी का 40 मैन्युफैक्चरिंग बिस्किट यूनिट्स हैं, 13 मैन्युफैक्चरिंग डेयरी यूनिट्स है, 12 ब्रेड, 9 रस्क यूनिट्स और 6 केक यूनिट्स है मैन्युफैक्चरिंग। इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि कंपनी का मेजर रेवेन्यू जो भी आता है वो बिस्किट से आता है, जो कंपनी का कोर रेवेन्यू है। और ये सब हम बोल सकते हैं कंपनी का एडजेसेंट बिजनेस हो गए। अगर हम इन टोटल बात करें तो इन टोटल कंपनी की 80 से भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, 2.8 करोड़ पैकेट्स डेली पैक होते हैं, 51 डिपॉट्स है, 3700 स्टॉकिस्ट है और 900 ट्रक्स पर डे कंपनी लोड करती है और ओवर 36 लाख आउटलेट्स में अवेलेबल है। उसके बाद देख लेते हैं कंपनी का ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे कैसा फुटप्रिंट है। अगर हम बात करें तो कंपनी मिडल ईस्ट में धीरे धीरे अच्छे से ग्रो हो रही है और अराउंड 70 कंट्रीज़ में ब्रिटानिया का
प्रेजेंस है। अब देख लेते हैं कंपनी का ये जो जितनी भी कंट्रीज़ में कंपनी के प्रोडक्ट्स जा रहे हैं वो कहाँ से जा रहे हैं। सो हम बोल सकते हैं कि अराउंड 20 फैक्ट्रीज़ है इंडिया में जहाँ से कंपनी अपनी 70 वर्ल्ड वाइड लोकेशंस पे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रही है। जैसे कि आप यहाँ पे डिफरेंट प्लेस देख सकते हो, चेन्नई, मुंबई, नासिक, पटना, कोलकाता और ये सब। और जहाँ पे भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रही है वहाँ पे कंपनी इंटरनेशनल कंज्यूमर के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ कर रही है। ऐसा नहीं कि जो प्रोडक्ट इंडिया में चल रहा है वही कंपनी बाहर कर रही है। और थर्ड चीज़, कंपनी टाइम के हिसाब से अपने नए जॉइंट वेंचर्स और सब्सिडरी एक्वायर कर रही है ताकि वो ओवरऑल वर्ल्ड में अपना प्रेजेंस और बढ़ा सके। चलिए उसके बाद अभी तक हमने कंपनी की ब्रांड्स देख ली, कंपनी का लोकेशन कैसा है, वर्ल्ड वाइज प्रेजेंस कैसा है कंपनी का। अब देख लेते हैं क्या वो सब चीज़ कंपनी के फाइनेंशियल्स में दिख रही है कि नहीं, या फिर सिर्फ ऐसा ही है कि कंपनी की ब्रांड्स तो बहुत है लेकिन फाइनेंशियल इतने स्ट्रॉन्ग्स नहीं है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कंपनी की अगर हम सेल्स की बात करें, एनुअल सेल्स की, तो 2016 से 2020 की बात करें तो 8397 करोड़ से अराउंड 11,600 करोड़ सेल्स हुई, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ हुई है। अगर हम अदर इनकम देखें तो 124 से 280 करोड़, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम मेन चीज़ हम ये सेल्स ही देखते हैं जो कंपनी का कोर बिजनेस है। अदर इनकम कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आती है। सो वो इंक्रीज़ हो रही है वो अच्छी बात है, और वो डिक्रीज़ हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो ओवरऑल सेल्स है उसका इंक्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है। और उसी के साथ साथ अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो भी स्लोली इंक्रीज़ हो रहा है एज़ पर सेल्स। उसके बाद देख लेते हैं कंपनी का इंटरेस्ट। अगर यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो कंपनी का इंटरेस्ट बहुत हैवीली बढ़ा है, यानी कि 3-4 करोड़ जो इंटरेस्ट चलता था कंपनी का 3-4 साल में, वो सडनली 76 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 8 to 10 टाइम्स। सो वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद अगर हम ओवरऑल प्रॉफिट देखें कंपनी का तो धीरे धीरे कंपनी का इंक्रीज़ ही हुआ है। अराउंड 824 करोड़ था और अभी अराउंड 1393 करोड़ से, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए कंपनी का एक बार क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट्स देख लेते हैं। अगर हम 2019 से कंपेयर करें दिसंबर 2020 को तो 2982 से 3165, यानी कि बहुत ही अच्छी सेल्स इंक्रीज़ हुई है। अदर इनकम भी कंपनी की इंक्रीज़ हुई है। और एक्सपेंडिचर हम देखें तो 2527 से 2602, जो एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है। अगर इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हुआ है 23 करोड़ से 31 करोड़। और ओवरऑल नेट प्रॉफिट की बात करें तो 369 करोड़ से 452 करोड़, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी का ग्रोथ हुई है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट क्या बोलती है। सबसे पहले अगर हम लायबिलिटी साइड की बात करें तो अगर रिजर्व एंड सरप्लस आप देखते हो तो कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट अगर लास्ट 5 ईयर्स से देखें तो 2000 करोड़ से 4344 करोड़ है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं रिजर्व्स। और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की अगर हम बात करें, जो सबसे मेजर पॉइंट होता है हर कंपनी का कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले 4 साल तक 37, 31, 84 और 61 था, और फिर सडनली मार्च 2020 में बिफोर कोरोना अराउंड 800 करोड़ के आसपास की बोरिंग्स हुए। सो बहुत मेजर बोरिंग्स करी है कंपनी ने। और अगर हम शॉर्ट टाइम बोरिंग्स की भी बात करें तो 86, 84, 93 और यहाँ पे भी 747 करोड़, यानी कि ओवरऑल हम बोल सकते हैं अराउंड 1500 करोड़ के आसपास कंपनी ने अपनी बोरिंग्स ईयरली बेसिस पे इंक्रीज़ करी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम कैश और कैश इक्विवेलेंट्स देखें तो अराउंड 87 करोड़ से 122 है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है ब्रिटानिया जैसी कंपनी के लिए। सो बहुत कम कैश इंक्रीज़ हुआ। अगर हम आप देखोगे तो 87 से 120, 186, 109 और फिर 122। सो बैलेंस शीट आप जब भी देखते हो तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट बहुत है। सबसे पहली चीज़ है कि कंपनी पे कर्जा कितना है और कंपनी के पास कैश लिक्विडिटी कितनी है। सो ओवरऑल हम एक चीज़ बोल सकते हैं बैलेंस शीट देख के कंपनी ने लोन अपना बहुत इंक्रीज़ किया है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लोस कितने इंक्रीज़ हुआ। अब कैश फ्लो, जैसे कि कैश फ्लो का मेन पर्पज़ ये है कि हमारा ऑपरेटिंग बिजनेस से, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कितना पैसा आ रहा है, यानी कि हमारा कोर बिजनेस। सो 2016 में 959 था, फिर सडनली 441, फिर 1248, फिर 1155, फिर मार्च 2020 में 1484। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो कम ज़्यादा है, लेकिन अगर हम 5 ईयर्स के पीरियड में देखें तो कहीं ना कहीं कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से अच्छा खासा कैश फ्लो इंक्रीज़ हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद हम मार्जिन रेशियोज़ देख लेते हैं कंपनी के मार्जिन्स कैसे हैं। मार्जिन्स हमेशा हमें ये बताते हैं कि कंपनी की एफिशिएंसी कितनी अच्छी है, प्रोडक्शन में, कॉस्ट कटिंग में,
कंपनी ने कितना फाइनेंस कॉस्ट है, ये सब चीज़ हमें बताते हैं। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 15% से अराउंड 18.29, यानी कि बहुत ही अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है एफएमसीजी सेक्टर में। अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 14.59 से 16.70, जो कि इंक्रीज़ हुआ है 5 साल के बेसिस पे धीरे धीरे धीरे। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो अराउंड 9% से इंक्रीज़ होकर 12% हुआ है, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ये देख लेते हैं। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें सो अगर 2016 में 39% था, 2017 में 32, 29, 27 और 31, यानी कि धीरे 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 रिटर्न ऑन इक्विटी कम ही हुआ है। यानी कि अगर कंपनी 100 रुपये कमाती है, अगर कंपनी ने 100 रुपये अपने शेयर होल्डर से लिए हैं तो उस पर कंपनी पहले 39 रुपीज़ रिटर्न देती थी, बट आज की डेट में वो 31 ही दे रही है। यानी कि कंपनी की एफिशिएंसी बहुत कम हो गई है इस चीज़ में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी वही चीज़ है, इसमें डेप्थ प्लस शेयर होल्डर्स फंड आ जाते हैं। सो इसमें भी यही सेम चीज़ है। अगर पहले कंपनी 100 रुपये पे 38 रुपीज़ रिटर्न ला के दे रही थी, बट आज की डेट में कंपनी अराउंड 36 दे रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है। लेकिन 36% अराउंड 35% एक बहुत ही अच्छा नंबर है एफएमसीजी सेक्टर में। और अगर हम रिटर्न ऑन असेट की बात करें तो 23.59, 21.52, 19.18 और 17.88, यानी कि अगर हम असेट पे कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है वो देखें तो उसमें भी कंपनी की एफिशिएंसी कहीं ना कहीं थोड़ी कम हुई है। उसके बाद देख लेते हैं शेयर होल्डर्स को लास्ट 10 साल, लास्ट 5 साल में कितने रिटर्न्स मिले हैं। सो अगर हम लास्ट 10 साल की बात करें तो अराउंड 1800% के आसपास शेयर होल्डर्स को रिटर्न मिले हैं। लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो अराउंड 170%, यानी कि ऑलमोस्ट 3 या 4 ईयर्स में आपका पैसा डबल हो गया। और अगर बैंक एफडी में आप अगर कंपेयर करो तो अराउंड 10 या 11 ईयर्स लगते हैं। सो लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं। लास्ट 4 ईयर्स के भी अगर हम रिटर्न देखें तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है पैसा। लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो अराउंड 45%, 2 ईयर में 18% और लास्ट 1 ईयर की बात करें तो अराउंड 41%। सो एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जितना लंबा पीरियड आप रखोगे होल्डिंग पीरियड, उतने ज़्यादा आपके रिटर्न्स इंक्रीज़ होते जाएंगे। क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट में वॉलेटिलिटी हमेशा रहती है और शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, वो न्यूज़ बेस्ड पे मार्केट चलता है शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा रियलिटी बेस्ड पे करेक्शंस आते हैं। कंपनी की वैल्यूएशंस को क्या हुआ, कंपनी ने कितनी ग्रोथ करी, सो उस हिसाब से स्टॉक प्राइस एडजस्ट होता है। अगर हम कंपनी की वैल्यूएशंस की बात करें तो अगर एचयूएल और नेस्ले से अगर मेन कंपैरिजन करें हम ब्रिटानिया का, सो ये बोल सकते हैं कि अभी भी स्टॉक इतना एक्सपेंसिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू एचयूएल और नेस्ले। और सेकंड चीज़, निफ्टी 50 का स्टॉक है और बहुत ही पुरानी कंपनी है, तो कहीं ना कहीं ये पी के आसपास आपको ये सब स्टॉक्स मिलेंगे ही। सो बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है और बहुत चीप भी नहीं है। चलिए देख लेते हैं कंपनी की एफिशिएंसी कैसी रही डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर हम डायरेक्ट रीच की बात करें तो नंबर ऑफ़ आउटलेट जो पहले 7.3 थे वो 22.9 हो गए, यानी कि ऑलमोस्ट 6 to 7 ईयर्स के पीरियड में अराउंड 3 गुना नंबर ऑफ़ आउटलेट्स हो गए हैं। और अगर रूरल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो नंबर ऑफ़ जो रूरल डीलर्स थे वो अगर मार्च 2015 में 7,000 थे तो ये 23,000 हो गए ऑलमोस्ट 5 या 6 ईयर्स में, यानी कि ये भी ऑलमोस्ट 3 गुना हो गए हैं। सो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ डिस्ट्रीब्यूटर्स और जितना ज़्यादा डायरेक्ट रीच, यानी कि इनडायरेक्टली कंपनी की सेल्स उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। और अगर हम राजस्थान, एमपी, यूपी और गुजरात की बात करें तो 2007-18 में कंपनी की सिंगल डिजिट ग्रोथ हो रही थी। और अगर हम 2020-21 की बात करें तो ऑलमोस्ट कंपनी ने डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पे भी अचीव कर ली, यानी कि 1.3x, राजस्थान में 1.4x, 1.6x और 1.3x। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कंपनी डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का यूज़ करके कैसे अपने प्रोडक्ट्स को टारगेट कर रही है। अगर हम टीवी एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो अभी गुड डे कैंपेन, बर्बन आईपीएल, टाइगर क्रंच, 50-50 न्यूट्री चॉइस जैसी एडवर्टाइजमेंट चल रही है। और अगर हम दूसरी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की बात करें तो वो ई कॉमर्स के थ्रू कंपनी टारगेट कर रही है और स्विस रोल को छोटा भीम के थ्रू प्रमोट कर रही है। और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की बात करें तो अराउंड जैसे कि 33% एक्स्ट्रा अगर आपने नाइस टाइम बाय करते हो तो आपको एक न्यूट्री चॉइस फ्री मिलेगा। सो ऐसे डिफरेंट वे में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक टारगेट कर रही है। फिर कंपनी ने रिसेंटली कौन से प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है, जैसे कि ट्रीट क्रीम वेफ़र, चोकोलश हेज़लनट, दिवाली ग्रीटिंग्स के हिसाब से कंपनी ने डिफरेंट वे में प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कि कंटिन्यू टू सस्टेन द कोविड एफिशिएंसीज़। अगर हम प्री कोविड की बात करें तो कंपनी का
प्रोडक्शन जो था वो 1x था, और अगर करंट की बात करें तो 1.7x, यानी कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। वेस्टेजेस की बात करें तो 1x से 0.7x है, वो भी बहुत प्लस पॉइंट है। अगर डायरेक्ट डिस्पैच फ्रॉम फैक्ट्रीज टू डिस्ट्रीब्यूटर्स देखें तो वो भी इंक्रीज़ हो गया, यानी 1x से 1.5x हो गया है। अगर हम डिपॉट स्पेस देखें यानी कि वेयर हाउस स्पेस, तो पहले कंपनी के वेयर हाउस में अगर 1x अगर 1 क्वांटिटी के गुड्स थे तो अब 0.9 हो गए, यानी कि बेसिकली स्टॉक कम हुआ है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद देख लेते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसी है। सो अगर हम सबसे पहले बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग 50.63 से 50.55 हुई, बहुत माइनर सी डिक्रीज़ हुई है। अगर हम FII की बात करें तो 15.79 से 17.66 कंटिन्यूसली FII अपना स्टेक इंक्रीज़ कर रहे हैं कंपनी में। अगर हम DII की बात करें तो 13.57 से 10.67 धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है। और अगर हम पब्लिक की बात करें तो 20 से 21.13 यानी कि इंक्रीज़ हो रहा है। देख लेते हैं कंपनी के मेजर शेयर होल्डर्स कौन है जो DII है। अगर DII की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आप देख सकते हो 3.31%, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड 1.37, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1.05, कोटक ब्लू चिप फंड 1% और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 0.01%। चलिए लास्ट में कंपनी की समरी देख लेते हैं, कंपनी के क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अगर हम ऑपरेटिंग हिस्ट्री की बात करें तो वो बहुत ही अच्छी है कंपनी की, अराउंड 100 ईयर्स से भी ज़्यादा है। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन जैसे कि ऑपरेटिंग, नेट प्रॉफिट मार्जिन और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो कंटिन्यूसली लास्ट 5 साल से इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखें तो वो भी इंप्रूव हो रहा है, कंपनी का बहुत इंक्रीज़ हुआ है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो है कंपनी का। कंपनी की वैल्यूएशंस की बात करें, अगर हम HUL और नेस्ले से कंपेयर करें तो कंपनी कम वैल्यूएशंस पे अभी ट्रेड कर रही है। अगर FII और LIC इन्वेस्टमेंट देखें तो वो भी बहुत अच्छा है। सो ये सब एक पॉजिटिव साइंस है। अगर हम नेगेटिव्स देखें तो कंपनी पर डेट इंक्रीज़ हो रहा है, कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड्स भी डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि कंपनी की एफिशिएंसी कम होती जा रही है। कंपनी के कैश फ्लोज भी बहुत डिक्रीज़ हुए हैं। सो एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये प्लेटफॉर्म कोई भी आपको स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं करता है। मनी टॉक सिर्फ एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। सो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।